12th क्लास चैप्टर 7 टुडेज टॉपिक इज फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम और फेज के बारे में 11th क्लास में ऐसा चमपड़ा पढ़ा। ठीक है, तो एक बार फिर से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि फेजर का मतलब है क्या। ठीक है, फेजर का मतलब क्या है, एक्चुअली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं है क्या मेरा अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग करंट हर टाइम के चेंज के साथ आई की वैल्यू चेंज होगी ना। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, तो जैसे जैसे आपकी टी की वैल्यू चेंज हो रही है आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ पर मान टी इक्वल टू 0 है, यहाँ पर टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 3 और टी इक्वल टू 4। टी इक्वल टू 1 पर मैं कोई वैल्यू देखना चाहूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी ना। इसके सारे पार्टिकल इस पोजीशन में पड़े चाहिए, उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। पोजीशन का मतलब क्या है कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा, आई ना बात समझ में। फेज का मतलब यदि आपको दिक्कत हो रही तो एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने 26 जनवरी या 15 अगस्त को परेड देखी है? परेड के अंदर आप देखते हो तो हर एक जो आर्मी के जवान होते हैं उनका फेज का मतलब पोजीशन ऑफ द नेक, पोजीशन ऑफ द राइट हैंड, पोजीशन ऑफ द लेफ्ट हैंड, पोजीशन ऑफ द लेफ्ट लेग, राइट लेग सेम होती है ना। ठीक है ना। तो एक मान लो 10 मिनट के लिए परेड हुई तो किसी भी टाइम पर उनकी सबकी पोजीशन देखोगे तो सेम होगी, वो क्या उनका फेज। ओके, तो सेम इसी तरह से जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल की पर्टिकुलर टाइम पर क्या पोजीशन है वो क्या बताएगा, फेज। और उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम लेंगे उसको बोलेंगे हम फेजर डायग्राम। क्लियर? फॉर एग्जांपल आपने ये लिया E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। आपकी बुक में देखो E दे रखा हुआ है, V दे रखा हुआ है, दो ही नोटेशन है। ठीक है, तो मेरी आदत V लिखने की है तो आप उसको E नॉट मान सकते हो, तो ठीक है, बड़ी बात। अब साइन के लिए हमें पूरी साइकिल माननी थी ना, साइन ओमेगा टी ये पूरी साइकिल थी जिसका टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई। ठीक है, और ये जो है इसकी क्या थी, पीक वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या थी, पीक वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मान लो ये लिया मैंने x माइनस x y। ठीक है, किसी टाइम t पर इसका भी यही ग्राफ होगा ना। ठीक है, इसका भी यही ग्राफ होगा, इसकी x के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। इस तरह से बेटा इसमें यहाँ पर इस एंगल पे है। ठीक है, मैंने मान ली सर मैं वोल्टेज का फेज डायग्राम इसका एंगल बता दिया, जितना कितना दे रखा है बेटा, ओमेगा टी। ठीक है, मींस आप V नोट का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती रहेगी, पूरा हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद दे रखा है एक इक्वेशन और बता रहा हूं बेटा मैं, उसमें और डिफरेंस देखना। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, मैं ओमेगा टी की वैल्यू यदि 40 डिग्री मानता हूँ, इसकी ओमेगा टी की, और फाइव की वैल्यू 10, तो यहाँ पर तो एंगल कितना है, 40, और फाइव की वैल्यू 10 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 होगा ना, 50 होगा ना, 50 से आगे ही होगा। तो इसकी पोजीशन बेटा ये आ गई और ये एंगल कितना आ गया, 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो ये आया है इसकी इक्वेशन लिखोगे आप तो ओमेगा टी प्लस 5, ये तो एंगल बढ़ाना इसका पूरा एंगल तो यही बढ़ाना।
यस सर, क्लियर हो गया बात। अब यदि इस चीज को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपकी ओमेगा टी वैल्यू थी, यहाँ से स्टार्ट किया, जब एक्स से स्टार्ट किया, जब इसकी वैल्यू आई बेटा ये ओमेगा टी। ओके, यदि ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती -5, ओके, यदि वैल्यू -5 से स्टार्ट होती, तो यहाँ से इक्वेशन लिखते हम, तो क्या होती है इसकी पोजीशन ओमेगा टी प्लस 5 आता ना, क्योंकि एंगल ऐड होता। तीसरी चीज, इन तीनों चीज हम डिफरेंस देंगे, यदि डिफरेंस समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं है बेटा ये यहाँ से इसकी पोजीशन खोल लेके आएगा। देखो इसका एक्स एक्सिस से डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी हुई, ठीक है ना, लेकिन जो बीच में कोई पॉइंट लिया वहां तक इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 5। अब इसमें और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ये है ना। तो देखो बेटा ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी -5, ओमेगा टी प्लस 5, सारे के सारे केस समझ में आ रहे हैं, एंगल से कैसे पोजीशन सेट करेंगे, क्लियर। और तो ये देख बेटा, इसकी एक्स पोजीशन से ओमेगा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये दोनों मान ले, ये दीवार है, तू यहाँ पर बैठी है, यहाँ से तू ऐसे 5 मीटर दूरी पे है, ठीक है, मैं तेरे को 10 मीटर आगे और भेज दूं, तो टोटल डिस्टेंस कहाँ कितनी होगी, यहाँ से 15 होगी ना, वहां से 10, तो क्या हुआ, यहाँ से मैं देखने दोनों ऐड हो जाएंगे। यही बात है कि यहाँ से ओमेगा टी है, यदि इसको भी मैं काउंट करूंगा, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये, तो टोटल एंगल कितना होगा ओमेगा टी प्लस 5, ऐड होंगे ना दोनों के दोनों, आएगा समझ ये बात, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद यदि मैं करंट की बात करता हूँ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, इस इक्वेशन को मैं R से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या बनेगा, करंट बनेगा। जब करंट बनेगा मेरा, जी तो आई बनेगा ना आई नॉट वी नॉट बाई आर। अब वी नॉट बाई आर मीन्स आई नॉट का मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, आई नॉट का मैग्नीट्यूड वी नॉट से कम होगा ज्यादा होगा, अरे बेटा जब आप किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो कम होगा, तो जब आप डायग्राम बनाओगे ना फेजर डायग्राम, तो मान लो आपका ये इक्वेशन वी नॉट की है, ठीक है ना, कितने एंगल पे ओमेगा टी पे, ठीक है, तो देखो दोनों का फेज सेम है, तो जस्ट आने वाला है टॉपिक रेजिस्टेंस में बताऊंगा, करंट का वोल्टेज का फेज सेम है, तो यहाँ पर वी नॉट है, तो ये क्या होगा मेरा आई नॉट होगा ना। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड वी नॉट और ये आई नॉट, कौन सा ज्यादा है, वी नॉट है, वी नॉट ज्यादा है, आई नॉट कम है, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये है फेजर, इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है ना, जस्ट बेसिक चीज ये कुछ कोई नहीं पूछता, और इससे आगे के 3 टॉपिक करवा रहा हूँ वे भी कुछ कोई नहीं पूछता, लेकिन 3 टॉपिक के बाद जो 4th टॉपिक करवाऊंगा ना, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर 5 मार्क्स, ओके। तो फर्स्ट हेडिंग डालो, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रेजिस्टेंस, एसी सर्किट, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, ठीक बेटा। इट मीन्स अब तक जो हम सर्किट पढ़ते आ रहे थे, क्या किया, रेजिस्टेंस से हमने क्या किया, बैटरी को जोड़ दिया डीसी सोर्स पे, ठीक है ना। अब हम बिहेव पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का, कौन से करंट के लिए, एसी। तो लेट अस कंसीडर दिस इज ए रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड विद ए एसी सोर्स, voltage source, and this voltage source is denoted by
V is equal to V naught sin omega t. Now we have to calculate the current in the circuit and draw the phase diagram. Draw the phase diagram. ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ बेटा, फेज डायग्राम बोलेंगे जिसको। ये होगा बी और ये मान लिया मैंने बी नॉट। ठीक बेटा, साइन ओमेगा टी सिंपल साइन वेव है, मैंने बना दिया डायग्राम। किसका किसकी इक्वेशन है यार? वोल्टेज। अभी सर्किट के अंदर जो करंट निकालना है I is equal to V by R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब मैंने V की वैल्यू पुट की V नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। I नॉट R को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं? I नॉट साइन ओमेगा। जो बात जस्ट एक सेकंड पहले बता रहा था मैं, I नॉट की वैल्यू V नॉट से ज्यादा हो गया, कम होगी ना, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, फेज दोनों का सेम है। ठीक है, तो यदि मैं करंट को मैं जब ग्राफ रिप्रेजेंट करना चाहूँ किस तरह से कर सकता हूँ ना, आई बात समझ में? ये साइन का ग्राफ ना, वोल्टेज का ग्राफ और ये करंट का ग्राफ, ये इसका फेज डायग्राम। ठीक है ना, ये तो होगा सिंपल ग्राफ। अब इसका फेज डायग्राम बनाता हूं मैं। इसका फेज डायग्राम तो बेटा एंगल को बताएगा। जब मैं कहूँगा कि ये माने ये मैक्सिमम वैल्यू थी V नॉट, इसकी वैल्यू थी बेटा ओमेगा टी। ठीक है, अब करंट की भी कितना फेज है, एंगल है ओमेगा टी, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, इसका ग्राफ ए सेम बन जाएगा। ये ग्राफ और ये फेज ग्राफ समझ में? एक बार फिर बता दो। देखो बेटा, पहले दोनों इक्वेशन देखो आप। वोल्टेज की इक्वेशन V नॉट sin ओमेगा टी है और I की वैल्यू है I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी ना। करंट निकालना है सर्किट में आपको, तो ओम्स लॉ से पता है I इक्वल टू V बाय R, V नॉट बाय R sin R। V नॉट बाय R कितना आ जाएगा बेटा? I नॉट। अब देखो ओमेगा टी और ओमेगा टी दोनों के फेज को बताते हैं ना, दोनों का फेज सेम होगा V नॉट और ये सेम फेज हो गया I नॉट। ठीक है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है, ये अलग लगेगा। क्लियर? सेकंड थिंग, जब बेटा आप V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा टी, ये ब्लैक है ना, तो करंट को हम ग्रीन वाले ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन का ग्राफ का एम्पलीट्यूड ब्लैक के ग्राफ के एम्पलीट्यूड से कम है। ठीक है, तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ द रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट। ओके, नेक्स्ट, AC circuit containing only inductor। AC circuit containing inductor। तो बेटा जिसको आप कोयल बोल रहे थे ना, जिसको कोयल बोल रहे थे, सोलेनोइड बोल रहे थे, उसको यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? इंडक्टर। क्या बोलेंगे? इंडक्टर। So let us consider an inductor is connected with the AC source. Okay, and the AC voltage is V is equal to V naught sin omega t. L is the inductance of the inductor, and we have to calculate the current in the circuit. यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? चलो, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है I। ओके, तो कोई रिलेशन है आपके दिमाग में कि जो करंट, वोल्टेज और इंडक्टर में रिलेशन दिखता हो? कौन सा? नहीं पता किसी को? E इज इक्वल टू माइनस L
डी आई बाई डी टी, ऐसा कोई रिजल्ट आया था? इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स सेल्फ इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में निकाला था आपने, है ना? फ्लक्स इक्वल टू एल इंटू आई, ईएमएफ डी फाइव बाई डी टी, एल की वैल्यू पुट की थी, इक्वेशन आई थी ना, है ना? अब देखो बेटा, इस नेगेटिव साइन को मैं छोड़ सकता हूँ, ये डायरेक्शन को बता रहा हूँ। अब मेरे को तो निकालना क्या है, करंट निकालना है ना, तो इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू डी टी साइड आ जाएगा बेटा, एल नीचे चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करूँ बेटा, ई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ई की फॉर्म में लिख रखी है, ई की फॉर्म में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो डी आई इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है ना, टोटल निकालने के लिए क्या करूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो i इज इक्वल टू, यहाँ से कर रहा हूँ मैं, i इज इक्वल टू v नॉट बाई एल, कॉन्स्टेंट निकल जाएगा, v नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर? अब बेटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो इस साइन को कैंसिल कर देगा ये, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वी नॉट बाई एल इंटू साइन का इंटीग्रेशन, माइनस कोस से माइनस कैंसिल, प्लस आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ठीक है, अब बेटा आई की वैल्यू जरा ध्यान से देखना, वी नॉट ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू आई ना। अब देखो बेटा, मेरे को करंट बनाना है, V नॉट बाय आर को मैं I लिख सकता था, V नॉट बाय ओमेगा L इसको मैं कब I नॉट लिख सकता हूँ, when WL is equal to R, R is the resistance, so here XL is equal to omega L, which is called the reactance of इंडक्टर। बेटा एक नई टर्म आई है, व्हाट इज रिएक्टेंस? ओके, तो रिएक्टेंस इज आल्सो बिहेव लाइक द रेजिस्टेंस। ओके, रिएक्टेंस भी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन किसका रेजिस्टेंस है वो, इंडक्टर और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। ओके, या सिंपल कैसे, रिएक्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा XL इज इक्वल टू ओमेगा L रेजिस्टेंस के इक्वल है, जब मैंने इसको क्या लिख दिया, I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता। क्लियर? अब बेटा इसमें इसको क्या मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ? नहीं कंपेयर कर सकते बेटा। ये मान लो मैं पूरी क्लास में दो ग्रुप बनाए, दोनों ग्रुप के मैं अलग अलग टेस्ट लेता हूँ, अलग अलग क्वेश्चन है, एक का चैप्टर सेकंड, एक का चैप्टर 4 है, तो चैप्टर सेकंड वालों को मैं कह सकता हूँ कि 4th चैप्टर की अच्छी तैयारी होगी। यदि चैप्टर 2 का टेस्ट देने वाले बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि 4 की भी अच्छी तैयारी होगी? नहीं ना। कैसे कह सकते हैं, जब पूरी क्लास का एक पेपर हो तभी हम अच्छी तैयारी होता है, किस बच्चे की अच्छी तैयारी है, कौन इंटेलिजेंट है ना। तो बेटा कंपैरिजन के लिए दोनों की दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। आई ना बात समझ में? मींस अगर साइन गिवन है तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊं, इसको साइन बनाना पड़ेगा बेटा। और इसको कैसे साइन बना सकते हैं हम? कैसे साइन बना सकते हैं? नो बेटा, ये चीज बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू ठीक है ना, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, थीटा की जगह मेरा ओमेगा है ना, इसको क्या लिखूं मैं, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, पाई बाय ओमेगा टी, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये लिखना पड़ेगा ना। लेकिन यदि मैं इसको ये लिखता हूं, मैं बता रहा हूं एक बार, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, क्या आप कंपेयर कर सकता हूं मैं इसको इससे? अभी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव ओमेगा टी है और ये है नेगेटिव ओमेगा टी। ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जाएगा और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, है ना। इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन, अब यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अब हम ग्राफ और फेजर ग्राफ डायग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं बेटा, तो ये देखो, ये मैंने ले लिया वोल्टेज, क्या ले ली, वोल्टेज, ठीक है। अब करंट का फेज, इसे पाई बाय 2 क्या है, पीछे। अगर ये करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है तो करंट कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कहां से स्टार्ट होना चाहिए करंट? देखो बेटा एक चीज समझो, यहाँ 0 का फेज डिफरेंस है, यहाँ पाई बाय 2 का, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाय 4 और यहाँ पर 2 पाई का, है ना। तो इतना डिफरेंस पाई बाय 2 का है, तो करंट पाई बाय 2 से पीछे है ना, तो ये पीक इसकी यहाँ पानी चाहिए। ये पीक कब होगी, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, सुन नहीं। देखो साइन ओमेगा टी की बेटा आपकी ये है, करंट इसे पाई बाय 2 पीछे होगा, है ना। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो करंट की जो साइकिल चलेगी वो यहाँ से चलेगी ना, पाई बाय 2 जब तो पीछे रहेगा वो, तभी तो पीछे रहेगा। अब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा इसका करंट का, कुछ इस तरह से, आई समझ में। ये चीज कंफ्यूज करने वाली है, ठीक है। ये तो बन गया ग्राफ। अब इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूँ तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, ये मान लिया आपका वोल्टेज है और ये आगे आपका ओमेगा टी, करंट क्या माइनस पाई बाय 2 ना, है ना। माइनस पाई बाय 2 का मतलब इससे पाई बाय 2 पीछे, ओमेगा टी में से हम पाई बाय 2 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दें तो मैं क्या करूं, यदि पाई बाय 2 है तो इससे मैंने ये मान लिया ये है पूरा पाई बाय 2। ये देखो एक्स एक्सिस से ये वैल्यू ओमेगा टी है, लेकिन वी नॉट से ये जो आई नॉट है ये पूरा पाई बाय 2 है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा ना। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई आपकी, वी नॉट, और ये आ जाएगी। ये चीज कंफ्यूज करती है सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर। इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। एक तो बच्चों को यह चीज समझ में नहीं आती कि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 जो ग्राफ यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ, है ना। अगर ये चीज अच्छे से समझ नहीं तो आप ऐसे प्रैक्टिस करना, पेज कट कर लेना इस शेप में 2, ठीक है। उस पे ऐसे मार्क कर लेना 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, ठीक है। और दोनों साइकिल को ऊपर नीचे रख के, अब ये पाई बाय 2 पीछे है ना, उसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देना ऊपर वाले को, आप पता चल जाएगा कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इससे आगे होगा ऊपर वाले को इससे आगे कर देना पाई बाय 2 से, मींस यहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना और नहीं आता तो फिर बताओ। एक ये और एक कैपेसिटर का जो हम करने जा रहे हैं, ये 2 डायग्राम कंफ्यूज करें। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करूं या किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट है
AC circuit containing कैपेसिटर ओनली। ये मैंने क्या किया, AC सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर को जोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, शुरुआत वही, क्या निकालना है, करंट निकाल लेंगे हम। करंट निकाल लेंगे। ओके, अब ये डेरिवेशन कैसे स्टार्ट किया था, ये डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये चीज लॉजिकली याद रखना आपने। कटोगे तो भूल गए तो फिर फंसोगे। यहाँ पर क्या बताया था, फ्लक्स वाला कॉन्सेप्ट, सेल्फ इंडक्शन में E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, कि एल आई और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। तो एल आई और वोल्टेज में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, कैपेसिटर वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। तो कैपेसिटर और करंट में तो हमने अब तक पढ़ा ही नहीं, हम तो कैपेसिटर को डीसी में पढ़ के आए थे, और वहां पर था C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू के साथ तो कैपेसिटर का रिलेशन था, लेकिन करंट के साथ हमने नहीं पढ़ा। तो हम क्या करें, चार्ज के साथ रिलेशन निकाल लें, और चार्ज के साथ रिलेशन निकालने के बाद चार्ज और करंट का रिलेशन मुझे पता है ना। तो क्या करूं मैं, पहले चार्ज निकाल लूं। वी नो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और Q इज इक्वल टू क्या जाए बेटा, C इंटू वी की वैल्यू पुट कर दी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, C वी नॉट Q इंटू C वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। अब बेटा मेरे को बनाना क्या है, मेरे को तो करंट बनाना है। तो करंट के साथ क्या रिलेशन होगा, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो बेटा, C वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो C वी नॉट कांस्टेंट निकल गया बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, I इज इक्वल टू वी नॉट, कि ओमेगा को बेटा इसके अपोन में 1 बाय ओमेगा सी ऐसे लिख सकता हूँ। अभी से फिर कंपेयर किया, इसको माई नोट कब लिख सकता हूँ, जब 1 बाय ओमेगा सी मेरा रेजिस्टेंस हो, है ना। तो यहां से क्या आ गया, एक्स सी 1 बाय ओमेगा सी, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यहां से क्या आया, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स सी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब एक्स सी रेजिस्टेंस है तो वी नॉट बाय आर को आई लिख सकते हैं। ये क्या आया, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहां तक किसी को प्रॉब्लम। अब बेटा फिर वही दिक्कत आई, क्या, इनको कंपेयर करने की, है ना। इनको कंपेयर करेंगे तो साइन, दोनों साइन साइन होने चाहिए, उसको साइन बनाएंगे तो माइनस पाई बाई टू, फिर वो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी। अब माइनस पाई बाई टू नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस पाई बाई टू का मतलब होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये सारी बातें कंक्लूजन में रखते हुए हम इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। अब बेटा इसमें और इसमें आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। इसमें माइनस पाई बाय टू था, इसमें प्लस पाई बाय टू। इसमें बेटा करंट पीछे था पाई बाय टू, उसमें करंट आगे चला जाएगा। मीन्स यदि मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो अगर ये आपकी वोल्टेज है वी नॉट ओमेगा टी, तो करंट इससे पाई बाय टू आगे है ना, तो करंट इससे ये आपका क्या जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय,
आई बात बेटा समझे। अच्छा यहाँ पर पीछे लेके गए थे ना ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मन ओमेगा टी माइनस फाइव का डिफरेंस समझाया था फेजर में पहले टॉपिक में, वैसे समझ आएगा बेटा। ये अब इसका ग्राफ ये तो फेजर डायग्राम हो गया। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका इसी वोल्टेज है ना। तो करंट इससे पाई बाई 2 आगे से चलेगा ना, आगे का मतलब जिसकी वैल्यू 0 है तो उसकी मैक्सिमम पानी चाहिए कि वो पहले चल रहा है, तो इसमें करंट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। उससे पीछे स्टार्ट हुआ था तो पीछे से ग्राफ स्टार्ट हुआ था पाई बाई 2 का डिफरेंस, इसमें आगे से, ठीक है। अरे दोनों के दोनों ग्राफों का संबंध में नहीं आ रहे तो पेज पे कट करके जब करके देख लेते। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? उतारो।